हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन बींग्स में या अन्य एनिमल्स में डिजीज कॉज होती है, जिसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली डिजीज़ को देख लिया था प्रीवियसली। उससे पहले हम लोगों ने वायरस से होने वाली डिजीजेस के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग प्रोटोजोन डिजीज इन ह्यूमन, प्रोटोजोआ से होने वाले मनुष्यों में जो बीमारियां हैं या मनुष्यों में जो डिजीज है उसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोटोजोआ की लगभग 15 स्पीसीज, कितनी स्पीसीज बेटा? 15 स्पीसीज ह्यूमन के लिए कुछ घातक बीमारियों का कारण बनती हैं। ठीक है, अबाउट 15 स्पीसीज ऐसी हैं जो हमारे लिए, प्रोटोजोआ की कुछ 15 स्पीसीज ऐसी जो हमारे लिए क्या होती हैं बेटा? घातक होती हैं, लीथल होती हैं। इनके होने से और सही उपचार ना कर किए जाने पर ये हमें क्या कर सकती हैं? मौत के घाट उतार सकती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको घातक कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यह अपनी लाइफ साइकिल का कंप्लीट या कम से कम कुछ हिस्सा होस्ट, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन, ठीक है, ये बॉडी के टिश्यूज कॉमा एलिमेंट्री कैनाल्स या ब्लड में बिताते हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो मोस्ट ऑफ लाइफ साइकिल का जो मोस्ट ऑफ फेज होगा वो हमारे बॉडी के अंदर ही चलेगा। ठीक है, जिससे फॉलोइंग टाइप की डिजीज प्रोड्यूस हो सकती हैं या होती हैं। अब जब अपनी लाइफ साइकिल का ये आधे से ज़्यादा हिस्सा हमारे बॉडी के अंदर ही कंप्लीट करेगा तो जाहिर सी बात है इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। ये हमारे बॉडी के अंदर जो है ना डिजीज कॉज भी करेगा, है ना। तो पहली देखिए बेटा, यहाँ पर जो डिजीज कॉज हो सकती है प्रोटोजोआ के द्वारा उसका नाम है अमीबियासिस। क्या नाम है बेटा? अमीबियासिस। अमीबियासिस कहने का मीनिंग ये होगा कि अमीबा के द्वारा होने वाली बीमारी या होने वाली डिजीज। अमीबियासिस से जो डिजीज होती है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं अमीबिक पेचिस। क्या बोलते हैं? अमीबिक पेचिस, जिसको अमीबिक डिसेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। डिसेंट्री मतलब होता है पेचिस। इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो होगा उसको बार बार स्टूल होगा, ठीक है, और स्टूल के साथ में म्यूकस क्या होगा? बाहर निकलेगा। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं पेचिस। देखिए लिखा हुआ है, ये होता किससे? तो लिखा हुआ या एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एक स्पीसीज है आपकी एंटमीबा की जिसका नाम है हिस्टोलिटिका। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोन के द्वारा होती है। ये डिजीज किससे होती है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोन के द्वारा होती है, जो कि एक प्रकार की एंडोपैरासाइट है, या जो कि एक प्रकार का कैसा होता है? ये प्रोटोजोन एंडोपैरासाइट होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इसका इन्फेक्शन आमतौर पर कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंकिंग के माध्यम से होता है। अगर आप गंदा पानी पी लेते हैं, गंदा पानी कहने का मतलब ये नहीं कि जानबूझ के गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा पानी कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा वाटर जो साफ सुथरे स्थान से ना भरा गया हो, ऐसी जगह से पानी भरा गया हो हैंडपंप के माध्यम से या टंकी के, है ना, टंकी के माध्यम से आप पानी अगर भर के पीते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं। क्योंकि देखिए स्टेगनेंट वाटर, जो ठहरा हुआ वाटर है, अगर टंकी से पानी पी रहे हैं, वो ऊपर मान लो टंकी खुली हुई है, आप वो 5वें मंजिल पे रखी है, आपको नहीं पता कि वो साफ है, गंदी है, कैसी है, और आपने पानी निकाला पी लिया, तो हो सकता है कि ये उस वाटर में हो और वहां से ये आपकी बॉडी के अंदर चला जाए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि कंटेमिनेटेड वाटर, अगर मान लीजिए आप कहीं मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है, और घूमते घूमते आप किसी चाट वाली दुकान पे या कहीं भी आप चले गए, वहां पर आपने चाट खाई और पास में ही हैंडपंप लगा हुआ है, आपने वहां से पानी पी लिया, तो मे भी हो सकता है कि उस वाटर में अगर ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाएगा तो वो आपके बॉडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा वाटर पिए जो साफ सुथरा हो। साफ सुथरा पानी मतलब घर का ही पिए और अपने घर से ही पानी को बोतल में भर के कहीं भी ले जाएं अगर जाएं, है ना। अगर आपको अपना स्वास्थ्य सही करना रखना, ठीक है, तो वैसे तो अगर हम बहुत ज़्यादा हाइजीन होने लगते हैं तो भी हमारा बॉडी दिक्कत कर जाता है। ऐसा भी नहीं है सारी बीमारियां पड़ने के बाद में आप एकदम ऐसे हो जाएं कि आपको जरा सी भी बीमारी ना हो पाए, है ना। और फिर ऐसा हो सकता है कि ये भी कारण है बच्चा कि जरा सी बीमारी ना हो पाए, आप बेहतरीन तरीके से एसी में लेटे हो, घर में लेटे हो, आप कहीं जा ही नहीं रहे हो, आपको बीमारी लगी नहीं रही है, और आपको जब लगेगी बीमारी भाई साहब तो बड़ी तगड़ी लगेगी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी ने क्या कर लेना है?
उसको अडेप्ट कर लेना कि भाई बॉडी तो स्वस्थ है, तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाना बंद कर देगा। अब एंटीबॉडी बनेगा बेटा एंटीजन को ही देख करके। अब जो कोई फॉरेन जीन ही हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, फॉरेन ऑर्गेनिज्म ही नहीं जाएगा बॉडी के अंदर, तो एंटीबॉडी तो बनेगा ही नहीं। अब जब बनेगा नहीं तो एंटीबॉडी स्टोर भी नहीं होगी। तो इसलिए बीमारी होना अच्छी बात, खतरनाक बीमारी होना अच्छी बात नहीं है। आमतौर पर जैसे देखा जाए तो नॉर्मल तरीके से कॉमन कोल्ड हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, फंगल डिजीज हो जाती है लोगों को, है ना। इसका सही रूप से उपचार और सही निवारण है, बिल्कुल है, इसका उपचार ट्रीटमेंट है, लेकिन क्या है कि आपको एक अच्छे डॉक्टर से मिलकर के सलाह लेकर के ही काम करना पड़ेगा। अगर मान लो फंगल डिजीज भी आपको हो रहा है, फंगस के द्वारा अगर आपको कोई इचिंग वगैरह हो गया है, रिंग वॉर्म वगैरह हो गया, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको, तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है, लेकिन आपको डॉक्टर की सलाह में ही उसके ऊपर कोई भी क्रीम या एंटीसेप्टिक आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने आप ही गए और ले आए, लगा ली तो कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो बड़ा दिक्कत कर जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इस प्रोटोजोन का ट्रोफोजाइट ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में इंटर करता है। यानी कि जिसका जो ट्रोफोजाइट होता है ना बेटा, वो मनुष्य की कहां पर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, उसकी जो भित्ति है उसमें एंटर करता है और एक हिस्टोलिटिक एंजाइम का सेक्रेशन करता है। किस एंजाइम का सेक्रेशन करता है बेटा, हिस्टोलिटिक एंजाइम का सेक्रेशन करता है, जिसमें इंटेस्टाइन की वॉल में अल्सर प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, अल्सर प्रोड्यूस हो जाते हैं। अल्सर कहने मतलब घाव, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ है, यह अल्सर रप्चर होकर, बस्ट होकर म्यूकस का क्या करेंगे बेटा, सेक्रेशन करता है, ठीक है, जो कि ट्रोफोजाइट के साथ ब्लड सहित स्टूल के द्वारा बॉडी के बाहर आ जाता है, जिससे एक्यूट डिसेंट्री हो जाती है। जिससे क्या हो जाती है बेटा, एक्यूट डिसेंट्री। अब इसमें देखो जो हमारा म्यूकस है यानी कि इंटेस्टाइन है, उसकी वॉल भी डैमेज होकर के बाहर आ रही है स्टूल के थ्रू, और वॉल जब डैमेज होगी तो ब्लड भी क्या होगा बेटा, निकलेगा, और जब ब्लड निकलेगा तो वो भी स्टूल के माध्यम से बॉडी के बाहर आएगा, तो उससे कमजोरी वगैरह आएगी और एक्यूट डिसेंट्री हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इन्फेक्शन के बढ़ने से यह पैरासाइट रोगी के लीवर, हार्ट, लंग्स, ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो उस इन्फेक्शन के बढ़ने पर क्या होता है कि ये जो पैरासाइट है ये हमारे लीवर में चला जाएगा, हार्ट तक पहुंच जाएगा, है ना, लंग्स में भी आ जाएगा और ब्रेन तक पहुंच जाता है, जहां यह फोड़े बनाते हैं, जो कि अत्यधिक घातक स्थिति हो जाती है। और ऐसी स्थिति बहुत ही डेंजरस होती है। तो किसी को भी अगर डिसेंट्री हो रही है, पेचिस, जरा सी भी पेचिस हो रही, क्योंकि अमीबा ही पेचिस करे ये ठीक नहीं, बैक्टीरिया के द्वारा भी डिसेंट्री होती है, ठीक है, मैंने बताया था सॉरी। तो आप उसको पढ़ें कायदे से। तो ये बात आपको यहां तक समझ में आई। तो ये स्थिति ना आए, इससे पहले हमें ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है एक अच्छे डॉक्टर को बता करके। देखिए लिखा हुआ है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के लाइफ साइकिल में कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। इसकी लाइफ साइकिल में किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है, और इस पैरासाइट का जो ट्रांसमिशन होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के साथ, ठीक है, टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट के माध्यम से होता है। तो ये स्टेज याद रखना, टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट। क्वेश्चन आता है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका का जो इन्फेक्शन होता है वो किस स्टेज में होता है, तो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट स्टेज में कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के माध्यम से इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ है, इसके ट्रीटमेंट में, ठीक है, एमीटीन, फ्यूमाजिलीन, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल आदि मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। तो एमीटीन, फ्यूमाजिलीन और मेट्रोनिडाजोल, इन मेडिसिन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे जो पेशेंट होता है उसको राहत मिलती है, ठीक है उसको क्या मिलती है बेटा, राहत मिलती है। तो एक तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी डिजीज है प्रोटोजोन से होने वाली, वो है अमीबिक डिसेंट्री, लाइक अमीबियासिस। अगर आ जाए बच्चों लिखने के लिए तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, दोबारा रिवाइज कर लीजिए, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। एग्जाम में अगर आए तो लिख के जरूर आना, नंबर पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है।
अब इसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंड, जो बहुत ही कॉमन है। मैं वो डिजीज लेकर के आया हूं जो आपको बाहर से दिखाई पड़े और लोग इससे गुजर भी चुके हो, है ना, भगवान ना करे आप इससे गुजरे, लेकिन हो सकता है कि कभी ना कभी किसी स्टेज में आपको हो सकती है या हो चुकी हो, है ना। एक तो दूसरी डिजीज कौन सी है, पायरिया। देखो पायरिया भी एक ऐसी डिजीज है जो अधिकतर लोगों को और ऐसे लोगों को हो जाती है जो सुबह उठ करके बिना पेस्ट किए, बिना टूथब्रश किए भोजन को खा लेते हैं, है ना, अपने ओरल कैविटी को साफ नहीं रखते। तो ऐसे लोगों को पायरिया हो जाता है। और ये भी एक खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिससे मसूड़ों से जो है ना, गम से ब्लड आना शुरू होता है, फूल जाते हैं मसूड़े और बड़ा दिक्कत हो जाती है ना, और बदबू बहुत आती है मुंह से ऐसी स्थिति में। तो इसको हम लोग पेरीडोंटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। पेरीडोंटाइटिस, पेरीडोंटाइटिस, पेरी मतलब चारों, डोंटाइटिस मतलब यहाँ पर टीथ से लिया गया है ना, टीथ के चारों ओर ये दिक्कत करेगा। ये होता है किससे, सबसे पहले आप तो पॉइंट यही याद रखना है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज, सॉरी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, यहां पर थोड़ा सही करिएगा, ये गलत लिख गया है, प्रोटोजोन कर दीजिएगा। ये प्रोटोजोनल डिजीज एंट अमीबा जिंजीवैलिस, ये प्रोटोजोनल डिजीज किसके कारण होती है बेटा, एंट अमीबा जिंजीवैलिस के कारण होती है, जो टीथ के टार्टर और गम, टीथ के टार्टर और गम मसूड़ों में रहता है। ये एंट अमीबा जिंजीवैलिस जो है ये हमारे टीथ में प्रेजेंट रहता है, टीथ में जो स्पेस है, ठीक है, छोटे छोटे स्पेस हैं बीच बीच में, वहां टार्टर उसको कहते हैं, और गम्स मतलब मसूड़े। तो टीथ के स्टार्टर्स और गम यानी मसूड़ों के बीच में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका इन्फेक्शन सीधे किसिंग और एक ही कटोरे में दूध पिलाने से होता है। अगर मान लो किसी पर्सन को पायरिया है और उस पर्सन के साथ में कोई दूसरा पर्सन इंटीमेट होकर के किस करता है उसको, ठीक है, तो किसिंग के माध्यम से डेफिनेटली क्या होगा, ये उस पर्सन से दूसरे पर्सन में आ सकता है। तो विशेष ध्यान रखा जाता है इस स्थिति में। एक देखिए नोट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एंटमीबा कोलाई, एंटमीबा की एक अदर स्पीसीज है, ठीक है, एंटमीबा कोलाई एंटमीबा की एक अन्य स्पीसीज है जो ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में सहभोजी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के रूप में रहती है, जो कि यह नॉन पैथोजेनिक होता है। तो एंटमीबा कोलाई जो होता है ना, एंटमीबा कोलाई, कोलाई बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है, जो कि हमारे फूड को सड़ने से बचाता है और बदले में ये वहां से फूड को ग्रहण कर लेता है। तो हमें इसने क्या किया, प्रोटेक्शन दिया, और खुद इसने क्या किया, फूड लिया। जब ऐसा रिलेशन हो जहां पर एक स्थिति में दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा हो, तब ऐसी स्थिति को हम लोग सिम्बायोटिक, दैट मीन सहभोजी फॉर्म कहते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। तो कुछ प्रोटोजोन्स अच्छा भी है, जैसे कि एंटमीबा कोलाई की हम बात करें तो ये अच्छा प्रोटोजोन है, राइट, और ये पैथोजेनिक नहीं होता है, या मुख्यतः बैक्टीरिया को खाता है। और ये मेनली क्या करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं एस्चेरिचिया कोलाई वगैरह जो है, इनको खाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड जो हमारा यहां पर है वो है ट्राइकोमोनियासिस। ये भी एक डिजीज प्रोटोजोनल है। ये क्या होती है देख लो, यह डिजीज ट्राइकोमोनास की स्पीसीज के कारण होती है, जो वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म का पैथोजेनिक पैरासाइट होता है। वर्टिब्रेट बोले तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम पाई जा रही है, नॉन वर्टिब्रेट्स बोले तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम दोनों एब्सेंट है। तो दोनों के अंदर ट्राइकोमोनियासिस देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इसकी लाइफ साइकिल में केवल ट्रोफोजोइट फेज, इसकी लाइफ साइकिल में केवल ट्रोफोजोइट फेज क्या होती है बेटा, इंक्लूड होती है, एवं इसमें सिस्ट फेज नहीं पाई जाती, ठीक है। दूसरी बात देखिए लिखा हुआ है, ट्राइकोमोनास फॉलोइंग थ्री स्पीसीज, ठीक है, ट्राइकोमोनास फॉलोइंग थ्री स्पीसीज ह्यूमंस में पैथोजेनिक का कारण बनती है। ट्राइकोमोनास एक स्पीसीज है, ये निम्नलिखित तीन, ट्राइकोमोनास की निम्नलिखित तीन ऐसी स्पीसीज हैं, है ना, ट्राइकोमोनास फॉलोइंग थ्री स्पीसीज ह्यूमंस में, फॉलोइंग थ्री स्पीसीज, निम्नलिखित तीन स्पीसीज ऐसी होती हैं जो ह्यूमन में क्या करती हैं, पैथोजेनिक यानी कि रोग को फैलाने का काम करती हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक डिजीज दी गई ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास होमिनिस, ठीक है। दूसरी है ट्राइकोमोनास टीनेक्स,
और तीसरी है ट्राइकोमोनास वैजाइनलिस। इन तीनों स्पीसीज को हम देख लेते हैं। तो पहली हमारी कौन सी है, ट्राइकोमोनास होमिनिस। देखिए ये क्या कह रही है, यह स्पीसीज ह्यूमन के इंटेस्टाइन में इलियोसिकल रीजन में रहती है। तो याद रखना ट्राइकोमोनास होमिनिस जो स्पीसीज है बेटा, ये हमारी इंटेस्टाइन में इलियोसिकम यानी कि सीकम और इलियम ये जहां पर ऐड होते हैं, मिलते हैं, वहां पर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, वहां पर ये पाई जाती है और डायरिया एंड डिसेंट्री यानी दस्त और पेचिस का कारण बनती है। ठीक, दूसरी बात, दूसरा यहाँ पर जो है वो ट्राइकोमोनास टीनेक्स। ये देखिए क्या कर रहा है, यह स्पीसीज ह्यूमन के ओरल कैविटी में टीथ के टार्टर में रहती है। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका ही नहीं रहता है हमारे, सॉरी एंटमीबा जिंजीबैलिस ही नहीं रहता है हमारे टीथ और टीथ के टार्टर और गम में। ये ट्राइकोमोनास टीनेक्स जो है ना, ये भी प्रोटोजोन हमारे टीथ में प्रेजेंट हो सकता है और ये भी क्या करता है, एक पायरिया का कारण बनता है। ये भी पायरिया का कारण ही बनेगा। पायरिया में क्या होता है, उसका जो मेन सिम्टम है ब्लड का आना, माउथ से जो है ना बैड स्मेल का आना, इस तरीके की जो कंडीशंस हैं वो आपका एंटमीबा जिंजीबेलिस के कारण होता है और ट्राइकोमोनास टीनेक्स के कारण भी वही कंडीशन ही है। बस ये है कि कॉजल ऑर्गेनिज्म, जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग है। ठीक है प्रोटोजोन ही दोनों। इसके बाद में थर्ड हमारी जो है बेटा वो है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस में होगा क्या, हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, यह स्पीसीज मेल एंड फीमेल ह्यूमन के यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में रहता है। ठीक है, ये जो स्पीसीज है ये कहाँ रहती है, ये मेल और फीमेल दोनों के जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल करने का मीनिंग क्या होता है, ऐसा ट्रैक्ट जहां से यूरिन भी पास आउट हो और स्पर्म्स को भी पास आउट किया जाए, तो ऐसे ट्रैक्ट को यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं बेटा। ठीक है, पाथ कहते हैं, रास्ता कहते हैं। और वहीं पर ये ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस की स्पीसीज बैठी हुई है लाठी लेकर के। अब देखो ये क्या कर रहा है, फीमेल में यह वेजाइना में रहकर, ठीक है, फीमेल में यह वेजाइना में रहकर योनि शोध, जिसको हम लोग वेजाइनिटिस कहते हैं, का कारण बनता है। अब ये वेजाइनिटिस क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ इस रोग के कारण फीमेल वेजाइना के म्यूकोसा में, ठीक है, ये एक पार्ट है वेजाइना का म्यूकोसा, इसमें इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग आ जाएगी और बरिंग सेंसेशन मतलब बहुत ज्यादा जलन होगी, ईचिंग मतलब खुजली होगी बहुत ज्यादा, और एबनॉर्मल ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज, एबनॉर्मल ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज होगा। ऐसा डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा जो कि एबनॉर्मल कंडीशन में होगा और हल्का सा येलो ग्रीनिश कलर का होगा। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लिकोरिया कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि उसको लिकोरिया हो गया है। तो लिकोरिया होने का मेन कारण क्या है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। और ये होने का मेन कारण क्या है, हाइजीन ना रहना। ठीक है, हाइजीनिक कंडीशन में ना रहना, मतलब उसको हाइजीन ही नहीं रखते हैं कुछ पर्सन्स। हाइजीन कहने का मतलब समझते हो, साफ सफाई ना करना, ये कारण बनता है बहुत सारी डिजीज का। ठीक है, होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इस डिजीज का ट्रांसमिशन डायरेक्ट होता है। अब इसका जो ट्रांसमिशन है ये डायरेक्ट हो जाएगा, कैसे होगा, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होता है। इस डिजीज का जो ट्रांसमिशन है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होता है। ठीक है, मतलब मान लो किसी एक लेडी को ये लिकोरिया है और इस लेडी के साथ में किसी मेल पर्सन ने उसके साथ में मीटिंग की, ठीक है, और विदाउट एनी प्रोटेक्शन, तो क्या होगा कि जो ये डिजीज है या ये जो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है, ये उससे, उस लेडी से कहां चला जाएगा, उस पर्सन, उस मेल के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्सेनिक और आयोडीन जो युक्त ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, और जो टेरामाइसिन और एरोमाइसिन, टेरामाइसिन एंड एरोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक्स, तो आर्सेनिक और आयोडीन युक्त ड्रग और टेरामाइसिन और एरोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक्स इस बीमारी के इलाज में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली क्या होती हैं, इफेक्टिव साबित होती हैं। ठीक है, तो हर बीमारी का इलाज है, कुछ बीमारियों को छोड़ करके। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही कामना करते हैं ईश्वर से आप लोग भी। और बस क्या है कि अवेयर रहें चीज़ों से, इसीलिए इन टॉपिक्स को पढ़ाना पड़ता है और ये आपके सिलेबस में है। बहुत सारे अध्यापक मैं देखता हूँ कि छोड़ देते हैं, पढ़ाया नहीं है, पूरा पूरा यूनिट खत्म कर दिया। चलिए, एक और कंडीशन है मलेरिया, और आपको पता है बच्चों मलेरिया भी प्रोटोजोआ
मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होता है। एक प्रोटोजोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बताओ, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की कई स्पीसीज हैं यहाँ पर, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है ये मेन कॉजेटिव और बेनाइन मलेरिया को कॉज करता है। मैं अभी बताऊंगा आगे। चलो देखते हैं मलेरिया क्या है। देखिए लिखा हुआ ह्यूमन बींग्स में या फीटल डिजीज एक स्पोरोजोन पैरासाइट कॉमा प्लाज्मोडियम की स्पीसीज के कारण होता है। यानी कि ये जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज है ये एक स्पोरोजोन है, दैट मीन्स ये अपने फॉर्म में, अपने लाइफ साइकिल में स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी। दूसरी बात देखिए लिखा हुआ है यह फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो वेक्टर है इसको याद रखना है आपको, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज है, मलेरिया कॉज करने वाली जो स्पीसीज है, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो कि इसका सेकेंडरी होस्ट है, और उसके द्वारा एक पर्सन को अगर मान लो कोई किसी को मलेरिया है, उसको अगर ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जाकर के बाइट करेगी तो उसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वो कहाँ आ जाएंगे, इस फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर आ जाएंगे। और जब ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को काटेगी, जाकर के बाइट करेगी, वहां से खून चूसेगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ का जो स्पोर्ट था वो उसके बॉडी में चला जाएगा और धीरे धीरे उसको भी मलेरिया के लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। तो मलेरिया जब चले तो उस समय अपने आप को बड़ा ढांक के रखो और ये प्रयास करो कि ये ना ही तो मिलने से, ना ही किस करने से, ना ही टच करने से होता है, बल्कि मच्छर के काटने से होता है और खून से खून के मिलने से होता है। तो खून से खून को मिलना है ही नहीं, है ना। तो बस अपने आप को ढांक के रखो, बाहर निकलो तो फुल आस्तीन की शर्ट पैंट पहनो, मोजे पहनो, जिससे मॉस्किटो आपको बाइट ना कर पाए। बचने का यही एक तरीका है। आगे देखिए लिखा जो एक वेक्टर और सेकेंडरी होस्ट का काम करता है। तो याद रखना ये एक वेक्टर के रूप में भी काम करता है और सेकेंडरी होस्ट तो होता ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों लिखा हुआ है मनुष्यों में प्राइमरी होस्ट, मनुष्य क्या होता है, ये एक प्राइमरी होस्ट है। ठीक है, यह पैरासाइट एंटर होकर लीवर सेल्स, रेड ब्लड सेल्स में, लीवर सेल्स और रेड ब्लड सेल्स में एसेक्सुअली फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, एसेक्सुअली फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है। तो उसके बाद देखिए लिखा हुआ है इसकी लाइफ साइकिल के दौरान हीमोजिन नामक एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। याद रखना मलेरिया यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जब आपकी बॉडी के अंदर होगा तो जब इसकी लाइफ साइकिल वहां पर फर्दर चल रही होगी तो उस समय एक टॉक्सिक सब्सटेंस सेक्रेट होता है जिसको हम लोग हीमोजिन कहते हैं। और हीमोजिन, ये टॉक्सिक सब्सटेंस सेक्रेट कहां से होता है बेटा, तो हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। ये हमारी रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं वो टूटते हैं, और जब वो टूटेंगे तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेगा जिसको हीमोजिन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हीमोजिन है ये क्या करेगा, जो कि मलेरिया के कैरेक्टर एंड सिम्टम्स को प्रकट करता है। अब हीमोजिन के टूटने से जो मलेरियल के मेन सिम्टम्स और कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप होने लगेंगे। भैया कैसे होंगे, देखो आगे बताएंगे। नेक्स्ट वन देखो लिखा हुआ प्लाज्मोडियम की फॉलोइंग 4 स्पीसीज मलेरिया का कारण बनती है। तो प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज हैं उसमें करीबन करीबन 4 ऐसी स्पीसीज हैं जो मलेरिया का कारण बनती हैं। इस बात को याद रखना, प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज मलेरिया का कारण बनती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए कौन कौन सी ये 4 स्पीसीज हैं। तो पहली है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरी है प्लाज्मोडियम मलेरी, दूसरी कौन सी है, प्लाज्मोडियम मलेरी, और तीसरी है हमारी प्लाज्मोडियम ओवेल, और चौथी है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब ये चारों जो स्पीसीज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं। अब देखो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करें तो ये बेनाइन मलेरिया को कॉज करता है। बेनाइन मलेरिया मतलब घातक मलेरिया ही होता है, बेनाइन मलेरिया को कॉज करता है। और इसके द्वारा जो सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, जो फीवर आता है वो अबाउट 48 आवर्स में रिपीट होगा। तो जो फीवर आएगा वो इसके द्वारा हर 48 घंटे में फीवर आता है, यानी कि 48 घंटे बाद आपको एक बार फीवर, जैसे मान लो अभी आपको क्या टाइम हो रहा है, जो भी टाइम हो रहा है आप अपने घड़ी में देखें, इस टाइम अगर फीवर आया और ये फीवर उतर जाता है 15-20 आधे घंटे के बाद में, तो 48 घंटे के बाद में इसी टाइम पे दोबारा आपको ये रिपीट होगा फीवर। ये इसकी खास बात है मलेरिया की। ठीक है, दूसरा हमारा है प्लाज्मोडियम मलेरी, ये कॉज करता है कौन सा, ये कॉज करता है कॉटन मलेरिया। ठीक है, कॉटन मलेरिया।
कॉटन मलेरिया में क्या होगा कि इसमें 72 घंटे में फीवर आपको आएगा, हर 72 घंटे में फीवर आएगा। फिर वही हम बात करें प्लाज्मोडियम ओवेल, तो देखिए कॉज्ड माइल्ड टर्शन मलेरिया, ये कॉज्ड माइल्ड टर्शन मलेरिया मतलब हल्का सा ये आपको दिक्कत पहुंचाएगा, हल्का फीवर आएगा, इसमें माइल्ड टर्शन मलेरिया होता है। देखो लिखा हुआ है इसके द्वारा भी हर 48 घंटे में फीवर आता है, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए भाई कि मेडिसिन जो देनी है वो किस प्लाज्मोडियम के लिए देनी है, तो उसके लिए रिपोर्ट करानी बहुत अति आवश्यक होता है। फोर्थ है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ये भी खतरनाक है। ये कॉज्ड मैलिग्नेंट सब टर्शियन मलेरिया को कॉज करता है, मैलिग्नेंट सब टर्शियन मलेरिया, ठीक है। इसमें फीवर जो होता है वो 24 से 48 घंटे में लगातार कम और ज्यादा होता रहता है। अगर मान लो फीवर आया भी आपको तो 24 घंटे बाद आ सकता है, या इससे पहले आ सकता है, या 48 घंटे बाद आ सकता है, लेकिन रहेगा, रिपीटेड फॉर्म में रहेगा और लगातार रहेगा फीवर, इसमें फीवर बंद नहीं होता। अब होगा क्या सॉरी, अगर मान लो किसी को मलेरिया हो गया तो उसमें ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, वैसे तो डॉक्टर से सलाह लें, बाकी कुछ मेडिसिन आप यहाँ पर याद कर लें। जैसे मलेरिया से रोगी का स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है, जो स्प्लीन हमारा ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ग्रेवाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है स्प्लीन कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एरिथ्रोसाइट्स का नंबर कम हो जाता है, यानी कि हमारी जो एरिथ्रोसाइट सेल्स, रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम होती जाती हैं, ठीक है। और ठंड और कपकपी के साथ हाई टेम्परेचर होता है। तो जो मैंने बताया हीमोजीन होता है ये आयरन के रूप में होता है और ये हमारे बॉडी में ठंड को पैदा करता है और कपकपी आएगी, ठंड और कपकपी के साथ में, और बॉडी का टेम्परेचर एकदम पीक हो जाएगा, तो जाड़ा दे के बुखार आता है। किसी को अगर जाड़ा दे के बुखार आता है फिर आप क्या करते हैं, उसको रजाई उड़ा देते हैं, उसको कंबल उड़ा देते हैं, नहीं यार ये अभी नहीं बंद हो रहा, उड़ाओ, और फिर अचानक से उसको क्या होता है आप देखेंगे थोड़ी देर बाद में पूरे बॉडी से जो है ना पसीना निकलने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है, और फिर वो ठीक हो जाता है। तो ये कंडीशन थोड़ी घातक, अगर ऐसा फर्स्ट टाइम होता तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, इंतजार ना करें दोबारा के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इस घातक बीमारी का ट्रीटमेंट क्वानिन है ना, क्विनिन, कॉमोक्विन, क्लोरोक्विन, प्लाज्मोक्विन आदि मेडिसिन या ड्रग्स के द्वारा किया जाता है। सबके आगे क्वीन लगा हुआ है, ठीक है। तो क्विनिन, कॉमोक्विन क्वामोक्विन, क्लोरोक्विन, प्लाज्मोक्विन, है ना, बहुत सारी मेडिसिन हैं, इनके द्वारा मलेरिया का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ह्यूमन के अंदर जो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो कुछ डिजीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इन्हें आप याद कर लीजिएगा, अगर एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो आप 2 से 3 स्पीसीज लिख जरूर दीजिएगा बीमारियों को, आपको भरपूर नंबर मिलेंगे, ऐसी मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, ठीक है। और उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।